हेलो गाइस, प्रगति आइडिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के एनसीईआरटी की बुक समकालीन विश्व राजनीति के चैप्टर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन को हम करेंगे। इस चैप्टर में हम वैश्वीकरण के बारे में जानेंगे। भारत में वैश्वीकरण कब आया, कैसे आया, उसके प्रभाव, ये सब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। यह प्रवाह जो है वो कई तरह का हो सकता है, जैसे वस्तुओं का प्रवाह हो गया, विचारों का प्रवाह हो गया, पूंजी का प्रवाह हो गया, श्रम का प्रवाह हो गया। अब डेफिनेशन आती है कि प्रवाह क्या होता है। प्रवाह होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। एक क्षेत्र से विश्व के किसी भी दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, ये हो गया प्रवाह, ठीक है। तो ये प्रवाह जो है ये एक स्थान से दूसरी जगह पे जो है वो क्या क्या चीज़ें जा सकती हैं। उसमें जा सकती हैं वस्तुएं भी हमारी जा सकती हैं, विचार भी जा सकते हैं, पूंजी भी जा सकती है और हमारा श्रम भी जा सकता है, ठीक है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो एक अवधारणा के रूप में प्रवाह, इसका जो बुनियादी तत्व है वो प्रवाह है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि प्रवाह की जो शाब्दिक डेफिनेशन, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थानीय या फिर क्षेत्रीय जो वस्तु या फिर जो घटनाएं हैं उनको विश्व स्तर पर रूपांतरित या फिर विस्तारित करना, ठीक है। इस प्रक्रिया में विश्व क्या है वो एक साझे देश गांव की तरह बन जाता है, ठीक। वैश्वीकरण की जो दूसरा नाम है उसको भूमंडलीकरण भी कह देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और वैश्वीकरण क्या है, एक अवधारणा के रूप में हम देखें तो अगर एक सिंगल वर्ड में या फिर एक वन लाइन क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि वैश्वीकरण क्या है, तो उसमें हम बोलेंगे वैश्वीकरण एक प्रवाह है जिसमें वस्तुओं का, विचारों का, श्रम का, पूंजी सब, इन सब का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब वही आ गया कि प्रवाह क्या, कई कितने प्रकार, तो वही प्रवाह के प्रकार ये सब हम कर चुके हैं। वस्तुओं का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, ठीक। अब एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में देखो वस्तुओं का प्रवाह है। वस्तुओं के प्रवाह में क्या हो गया कि हम एक देश के प्रोडक्ट जो हैं वो दूसरे देश में हमें आसानी से मिल जाते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट आसानी से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्केट में कोई फ़ोन लेने जाते हैं तो हमें वहाँ पर वीवो, ओप्पो, लेनोवो, सैमसंग, अलग अलग कंपनियों के फ़ोन हमें मिल जाते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या है, ये विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो ये हो गया वस्तुओं का प्रवाह। फिर आ गया पूंजी का प्रवाह। पूंजी के प्रवाह में क्या होता है कि ये विदेशी कंपनियां हैं लेकिन यहाँ इनके प्रोडक्ट्स हमारे देश में बने, यानी कि ये हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट क्या हो गया कि ये इनसे जो कर है, शुल्क है, कुछ न कुछ तो लिया जाता है, टैक्सेस जो हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे देश की कंपनियां विदेशों में इन्वेस्ट करती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे पूंजी का प्रवाह होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है श्रम का प्रवाह। श्रम के प्रवाह में क्या होता है कि जो रोज़गार के अवसर हैं वो मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई भारतीय है वो कोई कॉल सेंटर में काम करता है, ठीक है। तो कॉल सेंटर में, अमेरिकी कॉल सेंटर में काम करेगा तो उसकी जो छुट्टियां हैं, उसके काम करने का तरीका है वो अमेरिकी कैलेंडर के अनुसार होगा। उसको छुट्टियां जो मिलेंगी वो अमेरिकी कैलेंडर के अनुसार मिलेंगी, ठीक है। उसका जो काम करने का तो वो नाइट शिफ्ट में, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे दिन होता है तो इसलिए वो नाइट शिफ्ट में काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आती हैं श्रम के प्रवाह में, ठीक है। लेकिन वो काम किसके लिए कर रहा है, अमेरिकी कंपनी के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, श्रम का प्रवाह। यहाँ से भारतीय कितने भारतीय जो विदेशों में जाकर विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, ये सब क्या है, ये श्रम का प्रवाह है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विचारों का प्रवाह। विचारों के प्रवाह में क्या होता है, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी नॉवेल्स होती हैं जो विदेशी होती हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या है, उनके विचार जो हैं उनसे हम रूबरू होते हैं, हमें ये पता चल जाता है, हमें नॉवेल्स, मैगजीन्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि विदेशों में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या घटनाएं हो रही हैं, उनके लोगों के क्या विचार हैं, तो उनसे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये है विचारों का प्रवाह, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का भारत में उपलब्धता होना, मुद्रा का मूल्यांकन, ठीक है। युवाओं को कैरियर के विभिन्न अवसरों का मिलना, नॉवल, मैगजीन्स के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होना। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है जिससे वैश्वीकरण बढ़ा है। तो पहला है उन्नत प्रौद्योगिकी और तकनीक। उन्नत प्रौद्योगिकी और तकनीक के कारण जो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव है वो बढ़ा है, ठीक है। विश्व एक गांव के जैसा बन गया है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है सूचना संचार एवं सूचना तकनीकी के जो साधन हैं उनका आविष्कार। फॉर एग्जांपल अब गूगल के सर्च इंजन से हम मतलब गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, हमें कुछ भी पता चल जाता है, ठीक है। इंटरनेट की सेवाओं से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। फेसबुक पे हम यहाँ बैठे ईमेल जो हो गया, फेसबुक हो गया, इनसे हम कहीं भी किसी से भी बातें कर सकते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वैश्विक समस्याओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इसमें क्या हो गया कि जैसे पर्यावरण से संबंधित जो वैश्विक समस्याएं होगी, सुनामी, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापवृद्धि है जो है ग्लोबल वार्मिंग, इन जैसी जो ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इनसे निपटने के लिए जो है वो विश्व के जो देश हैं उन्होंने आपस में सहयोग जताने पर सहमति दी है। ये भी एक मुख्य कारण माना जाता है वैश्वीकरण का, ठीक है। फिर करते हैं वैश्वीकरण के प्रकार। अब वैश्वीकरण के प्रकार हम देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार होंगे, मतलब किस तरीके से उसका स्वरूप कैसा है कि वैश्वीकरण को हम देखें तो क्या क्या होता है। तो राजनीतिक वैश्वीकरण हो गया, आर्थिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, ये 3 उसके प्रकार हो गए। इसको हम उसके प्रभाव भी कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का किस किस पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे वैश्वीकरण के प्रभाव। देखो अभी कर रहे हैं तो जो वैश्वीकरण के प्रभाव हैं वो सकारात्मक रूप में भी होते हैं और नकारात्मक रूप में भी होते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना कि वैश्वीकरण के प्रभाव कैसे कैसे पड़े, तो हम उनको नकारात्मक में अलग करेंगे, सकारात्मक में अलग करेंगे, ठीक है। तो और इसका जो वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव कैसा पड़ा, आर्थिक प्रभाव कैसा पड़ा, सांस्कृतिक प्रभाव पर कैसा पड़ा, उनको अलग अलग से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव देखते हैं। राजनीतिक प्रभाव के हम पहले सकारात्मक पहलू को देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो एक सरकार की जो नीतियां हैं, कार्य हैं, उनकी भूमिका में बदलाव आया है, ठीक है। फिर सरकार के पास जो है वो नई नई तकनीकें आ गई हैं, ठीक है, जिससे वो आगे की कार्यों को अच्छे से करने में सक्षम हो गए हैं, नागरिकों पर नियंत्रण बना सकते हैं, ठीक है। फिर आया राज्य कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हुआ है, ठीक है। फिर है जो राज्य की प्रधानता है वो बरकरार है, यानी कि राज्य का फैसला यानी सरकार का फैसला मुख्य माना जाएगा वैश्वीकरण में भी, ठीक है। फिर आगे नकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहले में क्या हो गया कि जो राज्य की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी ना वो कम हो गई है। राज्य अब जो है कल्याणकारी राज्य की अपेक्षा न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति को अपना रहा है, ठीक है। इससे क्या है, इससे जो सरकार है वो उद्योगों में कम हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। अब दूसरा सरकार के जो बाजार है वो ये निर्धारित करता है कि आर्थिक और जो सामाजिक प्राथमिकता है वो क्या है, वो मुख्यतः क्या रहेंगी। तो इसका जो डिसीजन है वो बाजार के ऊपर डिसाइडेड होता है, ठीक है। फिर जो है वो नेक्स्ट है पूंजीवादी व्यवस्था, उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। अब करते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। उसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सांस्कृतिक जो समरूपता है उसको बढ़ावा मिला है, यानी कि एक जो संस्कृति है उसका दूसरी संस्कृति में रूपांतरण या उसमें से उन दोनों का मेल मिलाप जो होता है वो हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि खाने पीने और पहनावे में के विकल्प हैं उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भारत में जींस अलाउड होना, मैकडोनल्ड्स, चाउमीन, बर्गर, इन चीज़ों का खान पान में अब समावेश हो चुका है, ठीक है। फिर है रूढ़िवादिता में कमी, ठीक है, रूढ़िवादिता में कमी। तो इसमें क्या है कि जो पुरानी सोच है कि भी ये जैसे अंधविश्वास हो गई, ये मैं बिल्ली का रास्ता काटना, ठीक है, ये सही है या गलत है इस बात का कोई नहीं, तो ये एक रूढ़िवादिता है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं मिला है अभी तक, लेकिन लोग ये मान लेते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ों में अब जो है कमी आती जा रही है। लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियां घर के अंदर रहेंगी, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं, अंधविश्वासों को कम करना, ठीक है, ये सारी जो हैं ये रूढ़िवादिता है, तो इनमें कमी आ रही है अब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है लोगों के विचारों में बदलाव आ रहा है। इसमें क्या है कि लोग जो हैं विदेशों की चीज़ों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। फिर नेक्स्ट है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, कि महिलाओं की स्थिति में अगर भारतीय जो संस्कृति उसका एग्जाम्पल है तो भारत में महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी थी, फिर लेकिन बाद में
बहुत बुरी हो गई थी, तो उसमें से महिलाओं की जो स्थिति है उसमें बदलाव हो रहा है, उसमें सुधार हो रहा है। अब लड़कियों को पहले लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, ठीक है, बाल विवाह कर देते थे, विधवा विवाह नहीं था, ठीक है, तो सती प्रथा की रीति चली हुई थी, सती प्रथा की कुरीति चली हुई थी। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे महिलाओं को नुकसान होता। अब लोग बालिकाओं को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। इसमें अभी लेटेस्ट में अगर एग्जाम्पल देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अब नकारात्मक पहलू को देखते हैं। नकारात्मक पहलू में पहला क्या है, संस्कृतियों का ह्रास। संस्कृतियों का, ये जो मूल संस्कृतियां हैं उन पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि जब मॉडर्नाइजेशन हो गया तो उससे जो वैश्वीकरण है उससे जो विदेशी संस्कृति है उनका आगमन हो रहा है। जो मूल संस्कृतियां हैं उन पर इस चीज़ का बुरा असर पड़ा है। वो इस चीज़ में दुविधा में है कि ये हमारी जो संस्कृति है इसको नष्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक परिवर्तन पर दुविधा। सांस्कृतिक परिवर्तन पर दुविधा कि मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो विदेशी संस्कृति है उसका हमारी संस्कृति पर बुरा असर पड़ रहा है, यानी कि उसको हम अपनाएं या ना अपनाएं, ठीक है। तो उस जो संस्कृति विदेशी संस्कृति है उसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ को अपनाने को लेकर एक झिझकता है। फिर नेक्स्ट है कि अमेरिकी जो संस्कृति है उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल खाने पीने में हम मैकडोनल्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर पहनावे में जैसे जीन्स का ज़्यादा चलन है, तो ये क्या है, अमेरिकी संस्कृति की तरफ हमारा झुकाव है। फिर है महिलाओं की स्थिति में कमी और सुधार की आवश्यकता, यानी कि सुधार तो हुआ है लेकिन इतना नहीं है कि उसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। उनकी जो स्थिति है उसमें और भी कमी आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखते हैं या फिर कोई ऐड देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि महिलाओं की जो स्थिति है वो ये प्रदर्शित करने के उनको महिला को सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करने, यानी कि एक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए उसको उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है महिलाओं की स्थिति में कमी आई है। अब कहते हैं वैश्वीकरण और भारत, यानी कि भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, ठीक है। तो विश्व और भारत जो है वो वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में जो बनी बनाई वस्तु है का आयातक और निर्यातक इतिहास के टाइम से ही रहा, यानी कि भारत जो है, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया पहले भी थी और अब भी है, ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी के बाद भारत में संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई थी। संरक्षणवाद की नीति क्या होती है कि इसमें अपने देश के उत्पादक जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए नीतियों को ऐसे इस तरह से लागू करना कि जो बाहरी व्यापार है या उन पर नीतियाँ और शुल्क जो है कर हैं वो अधिक लगा देना, और ऐसी नीतियाँ तैयार करना कि वो यहाँ पर कम से कम व्यापार कर पाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये संरक्षणवाद की नीति। और इसमें क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो लोकल यानी कि जो क्षेत्रीय व्यापार है उसको बढ़ावा मिलता, ठीक है। फिर 1991 में जो संरक्षणवाद की नीति हुई थी इससे भारत में कुछ क्षेत्र थे उनमें तो बहुत अच्छा विकास हुआ था, लेकिन कुछ क्षेत्र थे वो अल्प विकसित रह गए थे, ठीक है। तो इस वजह से 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसके कारण वैश्वीकरण और खुलेपन की नीति भारत में अपनाई गई, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि भारत में जो अनिवासी भारतीय थे, यानी कि जो भारत के विदेशी हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, भारतीय हैं लेकिन विदेशों में रहते हैं, वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं बाहर रहकर, ठीक है। फिर वे भारतीय वैश्वीकरण के कारण भारत में आर्थिक दर जो थी वो 7.5 की दर से बढ़ रही है, जो 1995 में 5.5 थी, ठीक है। फिर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसमें भारतीय जो है वो भारतीय लोग अपना वर्चस्व कायम करने में कामयाब रहे। फिर भारत के जो लोग हैं वो वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन हैं, ठीक है। तो इसमें भी वो सफल हुए, यानी कि भारतीय लोग जो हैं उनकी वैश्वीकरण से उनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। फिर लेकिन हानियाँ भी हुई हैं, तो हानियाँ क्या क्या हुई है, ये जो परंपरागत संस्कृति है उसकी हानि हो रही है। लोग आधुनिकता के नाम पर जो पश्चिमी सभ्यता है यानी कि जो अमेरिकी सभ्यता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे परंपरागत संस्कृति है उसकी हानि हो रही है। फिर नेक्स्ट है कि जो ये धनी और गरीब के बीच की जो खाई है उसको बढ़ा रही है, ठीक है। जो वैश्वीकरण के जो आर्थिक प्रभाव उसमें क्या है कि जो धनी लोग हैं वो अधिक से अधिक धनी होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। इसमें फिर सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है, ठीक है, यानी सरकार जो है वो गरीबों की हेल्प नहीं कर पा रही है।
ठीक है। फिर भारतीय जो हैं वो लघु उद्योग हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है। फिर जो राज्य है वो राज्य को कमज़ोर कर रहा है। ठीक है। जो राज्य की स्थिति जो है वो सिर्फ एक सुरक्षा और व्यवस्था तक ही कायम रह जाती है। ठीक है। वो एक कल्याणकारी राज्य है जो है उसकी अवधारणा को धारण नहीं कर पा रहा। अब है वैश्वीकरण का विरोध, यानी कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है। तो पूरी दुनिया, यानी कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जो है वैश्वीकरण की आलोचना कर रही है। इसमें वामपंथी लोग भी आगे, दक्षिणपंथी, दोनों तरह के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका जो मानना है वो कहते हैं कि जो इसका राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो राजनीतिक अर्थ में जैसे ये हो गया कि राज्य है उसको कमज़ोर कर रहा है, राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणा है और जो सुरक्षा कवच है उसमें सेंध लगा रहा है। ठीक है। फिर आर्थिक अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि यह पूंजीवादी व्यवस्था है, इसका एक खास स्वरूप बन गया है, यानी कि इसकी एक जो पूंजीवादी व्यवस्था उसी का एक रूप बन गया है, जिसमें जो धनी लोग हैं वो अधिक धनी होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो अधिक गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है। राज्य इसमें कोई बीच बिचाव नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो ये जो कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता और जो संरक्षणवाद को है वो इसको कायम करना चाहते हैं। ठीक है। फिर सांस्कृतिक अर्थ है, सांस्कृतिक अर्थ में क्या कि जो परंपरागत संस्कृति है उसको नुकसान हो रहा है, जीवन मूल्य और जो तरीके हैं, ठीक है, वो लोग हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। फिर आ गया कि वैश्वीकरण जो विरोधी आंदोलन भी चल रहे हैं। ठीक है। तो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन जो चल रहे हैं उसमें क्या हो गया, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनका विरोध हो रहा है और इस वजह से ये जो आंदोलन ये चलाए जा रहे हैं। ठीक है। तो वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए एक मंच बनाया गया है जिसका नाम है WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है। तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है। तो सेकंड जो हुई थी, इसकी जो चौथी बैठक हुई थी वो 2004 में मुंबई में हुई थी। ठीक है। तो इसमें शामिल कौन कौन है? इसमें मानवाधिकार जो कार्यकर्ता हैं वे, पर्यावरणवादी वे, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर इसमें शामिल हैं। फिर है कि ये जो मंच है ये 1999 में, इसका जो प्रभाव अगर हम देखें तो इसका जो मंच का प्रभाव था वो 1999 में देखा गया। सिएटल में WTO की, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी उसका विरोध हुआ था। और उस विरोध का कारण क्या था कि जो आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर पर जो तरीके थे उनके विरोध में हुआ था, इस बैठक का विरोध हुआ था। अब देखते हैं कि वैश्वीकरण के चैप्टर से क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताओ, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव बताओ। WSF से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जो 2004 में जो बैठक मुंबई में हुई थी उसके बारे में पता कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन होता है कि प्रवाह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रवाह क्या होता है। ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल प्रगति आइडिया। थैंक यू।